हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 19। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द सिविल वॉर। अब देखो, इस चैप्टर को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था। हमने क्या, चैप्टर ही दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? तो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का हमारा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, मीन्स यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, ये हम लोग देख चुके। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि रशियन रेवोल्यूशन, कि रसिया में इस सोशलिज्म की वजह से कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये चीज हमें देखना था। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो रशियन रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे इसमें बेसिकली दो पार्ट है, एक फरवरी रेवोल्यूशन और दूसरा अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के पहले और बाद में एक एक इंसिडेंट और आता है। एक हमारा आया था 1905 का रेवोल्यूशन, जो कि फरवरी रेवोल्यूशन के लिए बैकग्राउंड बना। और आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन एक नए तरीके का सिविल वॉर शुरू हुआ था। कंट्री के अंदर वॉर चल रहा था जिसको हमने सिविल वॉर नाम दिया था। अब देखो, ओवरऑल पूरी स्टोरी, पूरा फाइट सीन कंप्लीट हो चुका था और पूरे फाइट सीन के कंप्लीट होने के बाद हीरो कौन बन के सामने आया, विनर कौन बना? तो विनर बनी हमारी बोल्शेविक पार्टी। मैंने बताया था कि आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन जार को खत्म किया गया, वहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट का शासन आया। आफ्टर प्रोविजनल गवर्नमेंट अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद इनडायरेक्टली जो हमारी बोल्शेविक पार्टी है वो पावर में आ गई। अब बोल्शेविक पार्टी ये पावर में आने के बाद एक बार फिर से लोगों ने बोल्शेविक पार्टी को हटाने की कोशिश की, लेकिन सिविल वॉर में बोल्शेविक पार्टी दोबारा से विनर बनी और ओवरऑल पूरा पावर बोल्शेविक पार्टी के पास रह गया। जिसके बाद उसने जितने भी नॉन रशियन नेशनलिटीज वाली कंट्रीज थी उनको एक साथ मिला के यूनाइट करके एक बड़ा यूनियन बनाया, जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत रशिया बोलते हैं, यूएसएसआर बोला जाता है। अब देखो, ये पूरी स्टोरी हमें क्या बता रही है। फाइनली पावर किसके पास आ चुका था? तो वो आ चुका था बोल्शेविक पार्टी के हाथ में। और बोल्शेविक पार्टी का मेन सपना क्या था, मेन एम क्या था बोल्शेविक पार्टी का? जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवादिता, उसको खत्म करना और क्या लाना? तो सोशलिज्म लाना, राष्ट्रवाद लाना। ठीक है, इनका मेन एम क्या था कि रसिया में सोशलिज्म लाना, मीन्स रसिया की सोसाइटी को एक सोशलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट करना। ये मेन एम था किसका? बोल्शेविक पार्टी का। अब देखो, अगर कोई राजा है, उसका कुछ मेन एम है जिसके लिए वो लड़ रहा है, तो आफ्टर विनिंग वो अपने उस मेन एम को पहले फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले जैसे ही बोल्शेविक पार्टी पावर में आई, उसने शुरू किया रसिया को सोशलाइज करने का काम। जो इनका काम था कि रसिया को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना था इन्हें, उसका काम इन्होंने कब से शुरू किया था? जब से इन्हें पावर मिली थी। अब अगर मैं पूछूं कि बोल्शेविक पार्टी को पावर कब से मिली थी, तो आंसर होगा इसका कि बोल्शेविक पार्टी को पावर मिल गया था आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से ही बोल्शेविक पार्टी को पावर मिल चुकी थी। और आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन में आपको बताया भी गया है कि लैंड वगैरह को नेशनलाइज किया जाने लगा, बैंक्स और इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज किया गया। तो ये सारी चीजें एक तरीके से रसिया को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की तरफ ही रसिया को मोड़ रही थी। बट देखो, वहां पे बोल्शेविक पार्टी ने ये सारा काम शुरू कर दिया था, बट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी भी सिविल वॉर की तैयारी चल रही थी, कुछ लोग अभी भी इन्हें अपोज कर रहे थे और बोल्शेविक पार्टी का एटीट्यूड बदलने की वजह से कुछ लोग नाराज थे। बट आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन देखो, आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन शुरू हुई थी सारी चीजें, लेकिन जब सिविल वॉर शुरू हुआ तो बोल्शेविक पार्टी ने अपने द्वारा लिए गए स्टेप्स को रोका नहीं था। जैसे बैंक और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था, तो वो अभी भी पूरे सिविल वॉर के ड्यूरेशन में वो बैंक और इंडस्ट्रीज जो थी वो नेशनलाइज ही रही। मतलब बोल्शेविक पार्टी ने अपने जो स्टेप्स लिए थे रसिया को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, उसको खत्म नहीं किए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम यही देखेंगे कि हाउ वाज द रशियन सोसाइटी सोशलाइज्ड। मतलब ओवरऑल पूरे रशियन रेवोल्यूशन के बाद फाइनली जो बोल्शेविक का मेन मोटो था कि रशियन सोसाइटी को सोशलाइज करना, उसको बोल्शेविक पार्टी ने कैसे अंजाम दिया, क्या क्या स्टेप्स बोल्शेविक पार्टी ने लिए, जिसके बाद रशियन सोसाइटी जो है वो सोशलाइज हो गई थी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, हाउ वाज द रशियन सोसाइटी सोशलाइज। अब देखो, यहाँ पे हमें पढ़ना तो है कि कैसे सोशलाइज हुआ था, लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि ये जो टॉपिक है ये जस्ट आफ्टर द सिविल वॉर की ही बात नहीं करेगा।
सिविल वॉर के पहले भी, मतलब आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन से ही जो स्टेप्स लिए गए वो सभी इसमें कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट इज बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। ये चीज मैंने आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन में भी बताया था। बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने का मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल हो गए थे। ठीक है, अभी तक प्राइवेट कंट्रोल भी थे बैंक्स और इंडस्ट्रीज वगैरह, लेकिन अब जितने भी बैंक्स और इंडस्ट्रीज थे वो सारे के सारे गवर्नमेंटेड हो गए थे, गवर्नमेंट कंट्रोल हो गए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर केप्ट नेशनलाइज्ड, मतलब कि यहाँ पे केप्ट नेशनलाइज का मतलब है कि पहले से ही नेशनलाइज था और उसे नेशनलाइज भी रहने दिया गया, मतलब उसको चेंज नहीं किया गया था सिविल वॉर में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? हाउ वाज द रशियन सोसाइटी सोशलाइज्ड? तो बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर केप्ट नेशनलाइज्ड, उन्हें नेशनलाइज्ड ही रखा गया। यहाँ पे अगर आप लिख देते हो कि बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड तो भी गलत नहीं होगा, सही है, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज ही रखा गया, उसे कभी नेशनलाइज जो किया गया था आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन उसको खत्म ही नहीं किया गया था। ठीक है, तो बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट है कि पीजेंट्स वर अलाउड टू कल्टीवेट कलेक्टिवली ऑन द कॉन्फिस्केटेड लैंड। नाउ देखो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, पीजेंट्स वर अलाउड टू कल्टीवेट कलेक्टिवली ऑन द कॉन्फिस्केटेड लैंड। अब जो लैंड, कॉन्फिस्केटेड लैंड का मतलब कि वो लैंड जो आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, मैंने बताया ना कि आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन जो बोल्शेविक पार्टी थी वो लोगों की जमीनें भी ले रही थी, मतलब पीजेंट्स बेसिकली जो नोबिलिटी क्लास के लोग थे उनकी जमीनें हड़प रहे थे, नेशनलाइज हो गया था। ठीक है, तो सबके बीच में जो ज्यादा जमीनें जिसके पास थी वो दूसरों के बीच दी जा रही थी, मतलब कि कॉन्फिस्केट किया जाता। कॉन्फिस्केट का सिंपली मतलब कह सकते हो कि उस पर कब्जा किया जा रहा था। तो जो जमीनें गवर्नमेंट ली थी, मतलब नोबिलिटी क्लास एंड ऑल की, उन लैंड्स को कलेक्ट किया गया, कलेक्टिवली उस पर अब फार्मिंग किया जाने लगा। तो पीजेंट्स को कलेक्टिवली फार्मिंग करने का ऑप्शन दिया गया कि सभी लोग मिलके इस कॉन्फिस्केटेड लैंड पे काम करेंगे, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, उस पे पीजेंट्स सब कलेक्टिवली काम करते। और कलेक्टिवली काम क्यों कर रहे थे? एक चीज देखो, यहाँ पे बोल्शेविक का एक मोटो है। मोटो क्या है? बोल्शेविक पार्टी हमेशा चाहती है कि कोई एक पर्सनली कोई कंट्रोल ना करे किसी भी चीज को। तो यहाँ पे जो लैंड कॉन्फिस्केटेड हुआ था उस पे अगर कलेक्टिवली काम करवाएंगे तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म ज्यादा बूस्ट करेगा। मीन्स लैंड कलेक्टिवली लोगों का होगा, सभी लोग इक्वल हकदार होंगे उस लैंड के, इसलिए बोल्शेविक पार्टी ने कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया था, ये दिखाने के लिए कि काम कलेक्टिवली भी हो सकता है और बेटर तरीके से हो सकता है। ये सोशलिज्म को फॉलो करते थे, चाहते थे कि कोई भी चीज सोसाइटी में है तो वो कम्युनिटी कंट्रोल करे, न कि कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करे। तो वो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। पहला पॉइंट हो गया बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। दूसरा पॉइंट हो गया कि पीजेंट्स वर अलाउड टू कल्टीवेट कलेक्टिवली ऑन द कॉन्फिस्केटेड लैंड। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? तो तीसरा पॉइंट हमारा है सेंट्रल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट इज सेंट्रल प्लानिंग? देखो होता क्या है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं या कोई भी चीज, मान लो इंडिया ही ले लो, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सारे इंडिविजुअली कंट्रोल हों, अपने अपना रूल खुद करें, कोई एक बॉडी इनको कंट्रोल करने वाला ना हो। जैसे कि यूपी अपना खुद का राज चला रही है, जैसे मन करे वैसे नियम बना रही है, जो चाह रही है वो कर रही है। ऐसे ही सारे स्टेट्स, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और जो जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स इंडिविजुअली रूल कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल रूल होगा। लेकिन अगर कोई एक सेंटर हो जो इन सबको बांधे रखे, सबको एक जगह से कंट्रोल किया जाए, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल के द्वारा कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये बेसिकली सेंट्रल कंट्रोल्ड है। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं, मतलब डायरेक्टली ऐसे देखोगे तो हर स्टेट के पास जो पावर है वो इंडिविजुअल है, स्टेट के पास राइट है अब उस पर नियम बनाने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली राज्य को, हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में रखती है। ठीक है, तो यही है सेंट्रल प्लानिंग का मतलब, कि अभी तक जितनी भी चीजें हो रही थी सोसाइटी में, जो भी इकोनॉमी को लेके कॉन्सेप्ट लाना था या फिर डेवलपमेंट को लेके कॉन्सेप्ट लाना था, ये सारी की सारी चीजें इंडिविजुअली हो रही थी। हर प्रोविंस वाले, हर
टेरिटरी वाले अपना खुद का सोच रहे थे। लेकिन अब सेंट्रल प्लानिंग का सिस्टम शुरू हुआ, कोई एक बॉडी मीन्स बोल्शेविक पार्टी मेन थी, तो बोल्शेविक पार्टी सारी चीजों को कंट्रोल करने वाली थी। तो सेंट्रल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, और सेंट्रल प्लानिंग के साथ साथ क्या हुआ कि जो वहाँ पे इकोनॉमिस्ट थे, बेसिकली एडवाइजर लोग थे, उन लोगों ने ये एज्यूम किया कि कैसे रसिया को और ज़्यादा फ्लरिश किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। और इसको देखने के बाद लोगों ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अगले 5 साल का प्लान बनाया, मीन्स बिगिनिंग ऑफ 5-year प्लान। तो क्या पॉइंट है तीसरा कि सेंट्रल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द 5 years प्लान वाज बिगिन। अब 5-year प्लान क्या होता है, तो एक चीज देखा जाए, किसी एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मीन्स अगले 5 सालों तक कंट्री में क्या क्या काम होगा, कैसे होगा, किस चीज पे मेन फोकस होगा कंट्री का, ये चीज पहले ही डिसाइड किया जाता है और अगले 5 साल तक उस प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो रसिया में आफ्टर सिविल वॉर ये चीज शुरू हुआ था 5-year प्लानिंग का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, 5-year प्लानिंग जब शुरू हुआ था रसिया में, तो सबसे पहला वाला जो 5-year प्लान था, फर्स्ट और सेकंड 5-year प्लान मीन्स 1927 से लेके 1932 और 1933 से लेके 1938 तक था। ये जो दो फर्स्ट 5-year प्लान था, द टू फर्स्ट का मतलब कि फर्स्ट और सेकंड 5-year प्लान जो था, उन दोनों 5-year प्लान्स में मेन फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह को मेन फोकस किया गया था, फैक्ट्रीज को फ्लरिश करना, क्योंकि इनको लगता था, जैसे मैंने बताया ना कि लोगों ने एनालाइज किया सारी चीजें, सिचुएशन, कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाता है, किया जा सकता है। तो इन लोगों को लगा कि इंडस्ट्रीज वगैरह को बूस्ट किया जाए, अगर इंडस्ट्री वगैरह को फ्लरिश किया जाए तो इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। तो पहले दो 5-year प्लान्स में मेन फोकस इंडस्ट्रीज की तरफ रखा गया। एंड बिलीव मी कि देखो, बिलीव मी क्या, बुक में भी दिया है ये चीज, ठीक है। क्या दिया है कि पहली जो दो प्लान था, फर्स्ट टू 5-year प्लान जो था, उन दोनों प्लानिंग की वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट हुई थी। इतनी ज्यादा बूस्ट हुई थी कि ऑयल, कोल, स्टील, इन सब का जो प्रोडक्शन है ये 100% बढ़ गया था। 100% बढ़ने का मतलब कि सीधा कह सकते हो कि डबल हो गया था। 100% का मतलब कि जहां पे अगर मान लो 100 लीटर तेल, 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोलियम जनरेट हो रहा है, वहां पे 200 लीटर पेट्रोलियम जनरेट होने लगा। मीन्स डायरेक्टली कह सकते हैं 100% जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन डबल हो गया था बिटवीन 1929 से 1933 के बीच में मेनली, ठीक है। हालांकि 1927 से 32 और 33 से 38 ये पूरे टाइम पे फ्लरिश हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, जो वाइड इम्पैक्ट देखने को मिला था, वो 1929 से 1933 के बीच में देखने को मिला था। बहुत तेजी से बूस्ट हुई थी इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। अब देखो अगला पॉइंट है रैपिड कंस्ट्रक्शन, new industrial cities were developed and rapid growth was seen। यहाँ पे वही पॉइंट है। अभी देखो यहाँ पे ऊपर क्या बताया कि 5-year प्लान बिगिन हुआ और 5-year प्लान में मेन फोकस कहाँ पे रखा गया था, इंडस्ट्रीज की तरफ। तो अब रसिया में बहुत ज्यादा न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी और प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगा। ऑफ कोर्स नई इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस रहेगा, तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज बूस्ट करने से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो वही पॉइंट है कि न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज वर डेवलप्ड। अब किसी भी एरिया में अगर ज्यादातर इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए तो वो एक इंडस्ट्रियल सिटी बन जाती है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल सिटी का डेवलपमेंट शुरू हुआ और साथ में इस इंडस्ट्रियल सिटी के डेवलपमेंट की वजह से रैपिड ग्रोथ भी देखने को मिला। जो फर्स्ट 5-year प्लान का इम्पैक्ट था वो भी देखने को मिला था। बट अभी तक सारी चीजें सोसाइटी में अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी एक निगेटिव इम्पैक्ट आने वाला था। निगेटिव इम्पैक्ट क्या था, तो रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू ओवर वर्किंग कंडीशन। इसका क्या मतलब है, मतलब है कि देखो अगर कहीं पे भी मान लो अगर हमें एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, तो सडनली अगर हम पढ़ाई शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम चाहें पूरे साल भर नहीं पढ़े और फिर भी अगर चाहते हैं कि एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाए, तो दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ना पड़ेगा, हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आएगा एंड अदर चीजों पे इम्पैक्ट आएगा। तो वही चीज हुआ वहां पे, दिन दुगुना रात चौगुना काम हो रहा था।
इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप हो रही थी, नई नई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी, और सिर्फ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश ही नहीं हो रही थी, फैक्ट्रीज में काम भी बहुत वाइड स्केल पे शुरू हुआ था। अब वर्कर्स को बहुत ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स मीन्स ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था, ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रैपिड प्रोडक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों की जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो रही थी। अब यहाँ पे देखो ब्लू लाइन्स में मैंने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट स्टॉपेज एंड क्या फ्रीक्वेंट स्टॉपेज एंड पुअर वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स। बेसिकली यहाँ पे जो पुअर वर्किंग कंडीशंस लिखा है वो यही चीज है कि फ्रीक्वेंट स्टॉपेज हो रहा था। फ्रीक्वेंट स्टॉपेज का मतलब कि बार बार सिचुएशन, मतलब अब कोई भी चीज बहुत तेजी से अगर काम करोगे तो उसमें दिक्कतें आती हैं, और इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, कभी किसी वर्कर की डेथ या फिर कुछ और हो गया, वर्किंग कंडीशन सही नहीं होने की वजह से जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक करने लगते थे, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी जिसकी वजह से काम को अक्सर रोकना पड़ता था। कितना हुआ था तो एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो पहला साल था उसमें ही 550 बार 550 टाइम्स द वर्क वॉज स्टॉप, काम को 550 बार रोका गया था। तो ये एक पॉइंट है कि फ्रीक्वेंट स्टॉपेज ऑकर हो रहा था, और साथ में जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत पुअर हो रही थी। इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नेटोगॉस एक सिटी है जहाँ पे स्टील प्लांट बन रहा था, स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। उस स्टील इंडस्ट्री के सेटअप के ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर है वो -40 तक चला जाता था। अब विंटर काफी ज्यादा था, -40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता था, और अगर किसी को टॉयलेट जाना होता था तो उन्हें 4th फ्लोर से नीचे आना पड़ता था, मीन्स कहीं पे सैनिटेशन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, 4th फ्लोर से नीचे आके काफी दूर जाके वहां पे उनको निपटना पड़ता था। तो ये सारी चीजें जो हैं मीन्स वर्कर्स की जो कंडीशन है वो बहुत पुअर हो चुकी थी, वर्किंग कंडीशन जो है वो बहुत पुअर हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस वर्किंग कंडीशन के पुअर होने के बावजूद पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा था, लोग काम ज्यादा कर रहे थे, वर्किंग कंडीशन पुअर हो रही थी, लेकिन इम्पैक्ट दिख रहा था। कहाँ दिख रहा था तो रैपिड ग्रोथ फॉर सीन, मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से ग्रोथ दिख रहा था, प्रोडक्शन डबल हो गया था हर चीजों का, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट रोकना नहीं चाहती थी, बट इसको ना रोकते हुए भी और वर्कर्स को तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो वर्कर्स के लिए कुछ अच्छा करना गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि वर्कर्स अगर उनके लिए हेल्प कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी उनका कुछ हेल्प करना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, पहला पॉइंट, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम क्या है, पहले देखो क्या था कि वर्कर्स और पीजेंट्स के जो बच्चे वगैरह होते थे उन लोगों को स्कूलों में एडमिशन वगैरह जल्दी नहीं मिलता था, ठीक है, मीन्स उनको सिंपली कह सकते हो कि राइट टू एजुकेशन नहीं था, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, मीन्स वो लोग पढ़ते लिखते भी नहीं थे। लेकिन अभी क्या था, एक तरीके से कह सकते हो कि एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया था, मीन्स कंपलसरी इन द सेंस कि सबको अब एजुकेशन मिलने लगा था। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो पीजेंट्स थे उनके भी बच्चों को अब यूनिवर्सिटीज वगैरह में एंट्री मिलने लगी थी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में उनको भी अब एंट्री मिलने लगी थी। तो क्या पॉइंट है ये सारे देखो, यहां से यहां तक पॉइंट नंबर 1 से 4 तक हमारा है कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा, कैसे रशियन सोसाइटी को सोशलाइज किया गया। फिर बीच में 2 पॉइंट मैंने बताया है कि क्या दिक्कतें आ रही थी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय में जो रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद अब यहां से हम देखते हैं जो पॉइंट, ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि गवर्नमेंट के क्या रोल थे इन द सोशलिज्म के लिए। गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए क्या कर रही थी, वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए। तो वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए पहला पॉइंट, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर वर्कर्स एंड पीजेंट्स। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ जिसकी वजह से वर्कर्स और पीजेंट्स भी अब यूनिवर्सिटीज में एंट्री कर सकते थे, यूनिवर्सिटीज में भी अब इनको एंट्री मिलने लगा था। सेकेंड पॉइंट, क्रीचेस वर डेवलप्ड फॉर फैक्ट्री वुमेन, ठीक है, चिल्ड्रेन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स। देखो क्रीचेस क्या होता है, क्रीचेस का मतलब समझ लो कि तो अपने आप पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। क्रीचेस का मतलब होता है पालन घर। पालन घर ये क्या होता है, बच्चों को पालने के लिए, पालना जानते हो, पालना
जिसमें बच्चे पलते हैं, ठीक है, बच्चों की देख रेख के लिए। तो फैक्ट्री में क्या होता था, देखो उस समय पे फैक्ट्री में वर्कर्स में जब ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड रहेगी तो वुमेन वगैरह को भी बहुत ज़्यादा हायर किया जाता था। और वुमेन को जब हायर किया जाएगा तो बेसिकली होता क्या है, अगर किसी वुमेन का बच्चा है तो फिर वो बच्चे को घर पे छोड़ के तो आएगी नहीं, तो वो अगर वो वुमेन फैक्ट्री में काम करना है उन्हें, तो बच्चा संभालेंगी या काम करेंगी। तो बच्चे संभालने के लिए एक तरीके से अलग सेटअप बना था, क्रीचेस बना था, पालन घर बना दिया गया था फैक्ट्री में ही, जहाँ पे कुछ लोग उनके देख रेख के लिए रहते थे और सिंपली कह सकते हो पार्क वगैरह टाइप का, जहाँ पे बच्चे अपना खेलेंगे कूदेंगे और कोई होगा जो उनका ध्यान देगा, ठीक है, और जो वुमेन है वो अपना काम पे फोकस करेंगी। तो क्रीचेस वगैरह स्टेब्लिश हो गया। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले वुमेन काम करती थी तो बच्चा कहाँ जाएगा, इसका फैक्ट्री के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। लेकिन अब क्रीचेस वगैरह डेवलप हो गया जिससे वुमेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब उनको अपने बच्चे की टेंशन नहीं रहती थी तो वो फ्रीली काम कर सकती थी। तो ये सब कहीं ना कहीं देख रहे हो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट था, अच्छा काम कर रही थी गवर्नमेंट वहां की। तीसरा पॉइंट है कि चीप हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड। अब वर्कर्स वगैरह काम इतना कर रहे हैं तो अक्सर उनकी तबीयत वगैरह भी खराब हो जाया करती थी, तो इन लोगों के लिए चीप हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाता था। मतलब कि चीप इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि एकदम सस्ता और खराब। चीप हेल्थ केयर फैसिलिटीज का मतलब कह सकते हो कि सस्ते में अच्छी दवाइयाँ उनको मिलती थी, हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे और इनका ट्रीटमेंट अब चीप रेट्स में हो सकता था। तो अब इनकी ट्रीटमेंट, पहले क्या होता था कि अगर किसी की तबीयत भी खराब हुई तो भी वो हॉस्पिटल पे जा नहीं पाता था क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन अभी चीप हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड होने की वजह से अगर किसी वर्कर की तबीयत खराब होती है तो वो आराम से हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है, ट्रीटमेंट करवा सकता है और फिर वेल हो सकता है, और अगर अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा तो फिर वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि चीप हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी वर्कर्स एंड ऑल को प्रोवाइड की जाने लगी। एंड लास्ट पॉइंट, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर एस्टेब्लिश्ड फॉर द वर्कर्स। इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, स्टार्टिंग में जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट रसिया में कैसे आया ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन इतनी पुअर थी कि उनको रहने के लिए अच्छा जगह नहीं था, डॉर्मेट्रीज वगैरह में उन्हें सोना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही थी। अब उनको डॉर्मेंट्री में नहीं सोना पड़ता था, अब उनके लिए लिविंग क्वार्टर्स बनते थे। जैसे देखा होगा कई जगह पे कि जो फैक्ट्री वगैरह होता है वहाँ पे वर्कर्स के लिए, सर्वेंट्स के लिए या फिर पीजेंट्स वगैरह, मतलब जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए सेपरेटली रूम बना होता है। तो सेम चीज है कि वर्कर्स के लिए अब मॉडल रूम्स बनने लगा, मॉडल क्वार्टर्स बनने लगा जिसमें वर्कर अब रह सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो कि ये जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं ये रशियन सोसाइटी को बूस्ट करने के लिए लिया गया। अब इस बूस्ट के साथ एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कि पुअर वर्किंग कंडीशन हो रही थी, वर्कर्स वगैरह को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इन वर्कर्स को जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको ओवरकम करने के लिए उनके लिए कुछ नई पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने लाई, जो कि ये सारी थी। तो 4 पॉलिसीज का भी नाम है, बाकी 1-2 पॉइंट अभी इसमें से एक्स्ट्रा आप बना ही सकते हो, ठीक है। सिंपली अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज रशियन सोसाइटी सोशलाइज, तो इन सारे पॉइंट्स में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।